जय हिंद साथियों। आज का हमारा टॉपिक हिंदी पेडागोजी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जय हिंद साथियों, मयूर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी पेडागोजी की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, और ये हमारा प्रैक्टिस सेट 4th है। इससे पहले भी हमने 3 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं, तो उनको एक बार प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर चेक करें। तो चलते शुरू करते हैं। बोलना एवं लिखना भाषा के किस पक्ष को प्रदर्शित करता है? तो बोलना और लिखना किस पक्ष को प्रदर्शित करता है? अभिव्यक्ति को, ग्रहण को, या यह दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो जो बोलना एवं लिखना भाषा है तो हमारे अभिव्यक्ति पक्ष को प्रदर्शित करता है। अगला है शब्द भंडार द्योतक है। तो शब्द भंडार किसका द्योतक? भाषा का, शारीरिक विकास का, या मानसिक विकास, या इनमें से कोई नहीं? तो जो शब्द भंडार होता है वो हमारे भाषा विकास का द्योतक होता है। अगला है बालक का बौद्धिक, नैतिक एवं सांस्कृतिक विकास किस पर निर्भर करता है? तो जो बालक का बौद्धिक, नैतिक और सांस्कृतिक विकास होता है भाषा क्षमता पर, या बौद्धिक क्षमता, या ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो बालक का बौद्धिक, नैतिक, सांस्कृतिक विकास होता है वो भाषा क्षमता पर निर्भर करता है। अगला है निम्न में से भावों और संवेगों की भाषा है। तो भावों और संवेगों की भाषा क्रियात्मक, भावात्मक, रचनात्मक, या यह में सभी? तो जो भावों और संवेगों की भाषा होगी वो होगी हमारी भावात्मक। अगला है भाषा का मानक रूप बालक कहाँ से प्राप्त करता है? तो खेल के मैदान से, विद्यालय से, या घर से, या समाज से? तो जो भाषा का मानक रूप होता है वो बालक को विद्यालय से प्राप्त होता है। अगला है हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो हिंदी को राजभाषा के रूप में 14 जनवरी 1949 को, बी है 14 अगस्त 1950 को, सी 14 सितंबर 1949, या डी 14 जुलाई 1950 को? तो जो हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था वह किया गया था 14 सितंबर 1949 को। अगला है यदि आपकी कक्षा में कोई विकलांग विद्यार्थी प्रवेश लेता है तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन, उसे पढ़ाने से मना कर देंगे, उसे उचित सुविधा प्रदान करके पढ़ाने का प्रयास करेंगे, या फिर उसे कहीं और दाखिला लेने के लिए कहेंगे, या फिर इनमें से सभी? तो जो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी उसे उचित सुविधा प्रदान करके उसे पढ़ाने का प्रयास करेंगे। अगला है राम अपनी कक्षा में कविता पढ़ना चाहता है तो उसके लिए सर्वोत्तम सामग्री है? ए टेप रिकॉर्डर, बी चार्ट, सी फ्लैश कार्ड, डी रेडियो? तो जो राम कविता पढ़ना चाहता है उसके लिए सर्वोत्तम सामग्री होगी टेप रिकॉर्डर, ऑप्शन फर्स्ट। अगला है पाठ्यपुस्तक की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो ए आसानी से उपलब्ध होना, बी सस्ती मिलना, सी इन्हें कोई भी पढ़ सकता है, या डी स्वाध्याय की ओर प्रेरित करना? तो जो पाठ्य पुस्तक की सबसे बड़ी विशेषता होती है वो होगी हमारी स्वाध्याय की ओर प्रेरित करती हैं। अगला है बाल साहित्य किस प्रकार का होना चाहिए? तो ऑप्शन है अच्छी रचनाओं पर आधारित, बी कविताओं पर आधारित, सी कहानियों पर, या डी ज्ञानवर्धक? तो जो बाल साहित्य है वो कैसा होना चाहिए? वो ज्ञानवर्धक होना चाहिए। अगला है द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि है। द्वितीय भाषा शिक्षण की व्यतिरेक विधि, सिद्धांत प्रणाली, व्यास प्रणाली, या तुलना विधि? तो जो द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि है वो होगी हमारी व्यतिरेक विधि, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला है मौन वाचन का प्रकार है। तो मौन वाचन का कौन सा प्रकार? द्रुत वाचन, संवेद वाचन, अनुकरण वाचन, या इनमें से कोई नहीं? तो मौन वाचन का प्रकार इनमें से कोई नहीं है। अगला है किसका संबंध बोलने के कौशल के विकास से नहीं है? सस्वर वाचन, शुद्ध उच्चारण, कविता पाठ, या प्रतिलिपि? तो जो बोलने के कौशल से संबंधित नहीं है वो होगा हमारा प्रतिलिपि। भाषा कौशलों में सबसे पहले किस कौशल का विकास करना चाहिए? तो भाषा कौशलों में सबसे पहले वाचन का, लेखन का, श्रवण का, या उच्चारण का? तो जो भाषा कौशल है उसमें सबसे पहले श्रवण कौशल का विकास करना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कौन
कथन संगत नहीं है। तो इनमें से बताना है। पाठ्य पुस्तक विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के लिए आधारभूत है। बी, पाठ्य पुस्तक कक्षा शिक्षण का प्रमुख साधन है। सी, पाठ्य पुस्तक शिक्षण का साधन है, साधन नहीं है। डी, पाठ्य पुस्तक शिक्षण का साध्य है, साधन नहीं है। तो कथन संगत नहीं है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी पाठ्य पुस्तक शिक्षण का साध्य है, साधन नहीं है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। अगला है, भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों के प्रयोग का मुख्य प्रयोजन है। तो क्या है बताना है। विद्यार्थियों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना या शिक्षण में विविधता लाना। सी है रोचकता का संचार करना। डी, मनोरंजन करना। तो जो भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग मुख्य प्रयोजन है, तो वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी विद्यार्थियों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना है। अगला है, अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी है। तो कौन सा होगा अर्थ ग्रहण के लिए। समाचार वाचन, व्याकरण शिक्षा, मौन वाचन या शास्त्र वाचन। तो जो अर्थ ग्रहण कौशल के लिए विकास के लिए अधिक उपयोगी है, तो वो होगा हमारा मौन वाचन, ऑप्शन सी। अगला है, वर्तमान परीक्षा प्रणाली में दोष है। तो कौन सा है। इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम के अध्ययन की आवश्यकता नहीं है। बी, यह विद्यार्थी द्वारा अर्जित योग्यता का सही मूल्यांकन नहीं। सी, इसमें अंकन की कोई सुनिश्चित मापदंड नहीं। या डी, इनमें से सभी। तो जो वर्तमान परीक्षा प्रणाली में दोष है, तो वो है ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी। अगला है, हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जा सकती है। तो कैसे की जा सकती है। निबंधात्मक प्रश्नों से, बुद्धि परीक्षण से, प्रोजेक्टिव परीक्षण से या उपलब्धि परीक्षण से। तो हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जा सकती है, वो हम करेंगे ऑप्शन नंबर डी यानी उपलब्धि परीक्षण से। अगला है और आज का अंतिम क्वेश्चन, उपलब्धि परीक्षण के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है। तो ऑप्शन है, निबंधात्मक प्रश्नों के मूल्यांकन में वस्तुपरकता का अभाव रहता है। बी, मौखिक परीक्षा में पक्षपात की शंका रहती है। सी, क्रियात्मक परीक्षा में शाब्दिक का ज्ञान का महत्व नहीं होता। या फिर डी, वस्तुनिष्ठ परीक्षा में मौलिकता का विकास होता है। तो जो उपलब्धि परीक्षण है के संबंध में कथन उपयुक्त नहीं है, वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि वस्तुनिष्ठ परीक्षा से मौलिकता का विकास होता है। तो आज का सेशन ख़त्म हुआ और वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।